हेलो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर दो यूनिट्स हैं, वन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सेकेंड इज केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। जैसा कि आपको पता है कि आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम इसी मंथ में होने वाले हैं। सो मैं इस यूनिट के आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी एंड विद हम वीडियो के अंदर इस लेक्चर को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक महीने के अंदर आपका 3 बुक्स कवर कराने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी एंड आपको भी पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आएंगी, बट अगर आप रेगुलर टच में रहोगे तो आप इजीली उसको कवर कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग समझते हैं। केमिकल काइनेटिक्स होती क्या? केमिकल काइनेटिक्स यूनिट्स के अंदर आप कौन कौन से कंटेंट्स या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ोगे। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है कि जो आपकी केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस होती है ना, तो उस रिएक्शन फॉर एग्जांपल आपकी ये कोई रिएक्शन है, जर्नल रिएक्शन है, ए आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, पी आपका यहाँ पे है प्रोडक्ट। तो केमिस्ट्री के अंदर ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अब ये रिएक्शन किस रेट से प्रोसीड कर रही है, किस स्पीड से प्रोसीड कर रही है, और इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अप्लाई होते हैं, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, इसकी कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, या फिर और कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो वो कोई रिएक्शन स्लो होती है आपकी, कोई फास्ट होती है, तो वो स्पीड पे क्या होता है, या फिर टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल के अंदर जो सारी कंडीशन है, और रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स ने कैसे कोलाइड करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की, और कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, कौन सी इरिवर्सिबल होगी। तो रिएक्शंस जो हुई है ना, उसकी पूरी डिटेल स्टडी होती है केमिकल काइनेटिक्स में। मतलब किसी भी रिएक्शन की स्पीड फाइंड आउट करनी, ऑर्डर फाइंड आउट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखूँगी, वो डेफिनेशन आपको नोट्स में मिलेगी। जस्ट यहाँ पे सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? किसी भी रिएक्टेंट की रेट क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? जो रिएक्टेंट है, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 100 है, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनेगी, ठीक है। तो आप रेट को कैसे डिफाइन करोगे? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तभी प्रोडक्ट की बनेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे? रेट ऑफ रिएक्शन is defined as the change in the concentration of any one of the reactant or product per unit time, और फॉर्मूला लिखोगे decreasing concentration of reactant, R से reactant, by time taken, कि उसने कितना टाइम लिया है, या उसको मैं लिख दे सकती हूँ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन। ये है फार्मूला रेट ऑफ रिएक्शन का। सेकंड आता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेम जो डेफिनेशन होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, इसकी भी डेफिनेशन सेम होगी, बट डिफरेंट क्या होता है? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी, मान लो कि इसमें ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम पीरियड, मैंने बोला किसी 5 मिनट के ऊपर चेक करनी है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर उस रिएक्शन की कितनी रेट चेंज हो रही है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो किसके ऊपर? एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब चलते हैं यूनिट्स की तरफ। इसकी यूनिट्स क्या होंगी? यूनिट्स रेट की क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन। तो इधर आएगा कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन। ये आपका किसका फार्मूला था? रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर,
ठीक है, और टाइम को हम करेंगे सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे चलेंगे मोल पर लीटर है तो लिखेंगे लीटर इनवर्स, सेकंड भी बाय में है तो सेकंड इनवर्स, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने का। जैसे मैंने एग्जांपल लिया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका डिसोसिएशन होगा ट्राइक्लोराइड प्लस में Cl2, ठीक है। यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है ये और प्रोडक्ट्स होंगे आपके दो, दिस एंड दिस, ठीक है। तो इसको P1 मान सकते हो, इसको P2 मान सकते हो, ठीक है। अब इसको रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 बाय टाइम टेकन। तो ये मैं नीचे ऐसे एरो का मतलब डिक्रीज लगा रहे हो, आप कंप्लीट लिखोगे डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर बाय टाइम टेकन, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपका कौन सा है, या रिएक्टेंट था PCl5, प्रोडक्ट आपका कौन सा होगा Cl3 या Cl2, ठीक है, बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का फार्मूला। अब सेकंड कंसेप्ट है रेट इक्वेशन, ठीक है। रेट इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2-3 पॉइंट्स है रेट ऑफ इक्वेशन को लिखने के लिए। पहला पॉइंट आपका आता है कि आप किसी भी कंसंट्रेशन को, चेंज इन कंसंट्रेशन को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, dx। मान लो x आपकी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, dx क्या लिखोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। सेकेंड पॉइंट इज dt, स्मॉल चेंज इन टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल का स्मॉल चेंज होगा। एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड इज आपका जब भी कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ठीक है, जब नेगेटिव साइन से इंडिकेट करोगे मतलब वो कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज किसकी कंसंट्रेशन होगी, रिएक्टेंट की, तभी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। फोर्थ इज पॉजिटिव साइन को आप रिप्रेजेंट करोगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की, वो क्या होगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, जब भी आपका जैसे आपके मैं लिख देती हूँ यहाँ पे NO2 आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, 4 आगे कोफिशिएंट होता है आप बैलेंसिंग को इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो वो कोफिशिएंट है ना वो बाय के अंदर आ जाता है, ठीक है। मान लो आपका कोई भी रिएक्टेंट AA है, जब आप उसकी रेट ऑफ इक्वेशन लिखते हो ना तो कोफिशिएंट उसके बाय में आ जाएगा, ठीक है, मीन्स 1/A करके उसका कोफिशिएंट आएगा, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं इसकी एक जर्नल इक्वेशन से रेट ऑफ इक्वेशन रेट। फॉर एग्जांपल आपका लेती हूँ मैं इधर A+B, कोई भी रिएक्शन है जर्नल रिएक्शन ऐसे आती है, किसी भी रिएक्शन को आपको दे देंगे और बोलेंगे इसकी रेट इक्वेशन लिखो, तो उसका बनता है P+Q। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ इक्वेशन में रेट ऑफ जब रिएक्शन लिखते हो वो क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन विच इज dx विद टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम इंटरवल दैट इज dt, ठीक है। तो आप लिखते थे डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीजिंग A आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है तो माइनस, एंड स्मॉल डिक्रीज हो रही है जैसे dx थी तो dA बाय dt। देन सेकेंड रिएक्टेंट dB बाय dt, ठीक है। अब लिखेंगे प्रोडक्ट की, तो प्लस का साइन क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो सॉरी dP बाय dt। नेक्स्ट प्लस dQ बाय dt, ठीक है। ये है रेट ऑफ इक्वेशन किसी भी जर्नल रिएक्शन की। अब एक अदर एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर कोफिशिएंट होगा, A कोफिशिएंट है, देन B, यहाँ पे हम लिखेंगे C, लिख लेते हैं CP प्लस DQ, ठीक है। अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखने को बोल दिया जाए आपको तो आप लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dx बाय dt। तो कोफिशिएंट किस में आ जाएगा, 1/A dA बाय dt, ठीक है, और माइनस का साइन इंडिकेट करेगा कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो -1/B dB बाय dt। सेम विद पॉजिटिव साइन 1/C dP बाय dt, तो यहाँ पे विद पॉजिटिव साइन 1/D dQ बाय dt,
ठीक है, ये है रेट इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन की रेट निकलने का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे यहाँ पे मैं एक जनरल रिएक्शन लिखती हूँ, ए से आप रिएक्टेंट से बनी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप इस कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इस रेट ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है, वो पढ़ना है। तो फर्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी इक्वेशन के रेट उसके रिएक्टेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। तो लिखेंगे हम डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन वो आप कंप्लीट लिख लेना एग्जाम के अंदर। ठीक है, डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल कैसे डिपेंड करती है, एक एग्जांपल लेते हैं। NO की जब रिएक्शन होती है O2 के साथ, देन फॉर्मेशन होता है NO2 का। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2, और ये रिएक्शन होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और ये रिएक्शन का नेचर होगा फास्ट। और जब मैं इसी रिएक्शन को बट रिएक्टेंट चेंज कर दूँ, रिएक्टेंट मैंने यहाँ पे लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन और बनेगा 2CO2 सेम एट ए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस रिएक्शन की जो क्वालिटी इंडेक्स होगा वो होगा आपका स्लो। ठीक है, ये रिएक्शन होगी स्लो। एक रिएक्शन फास्ट है और एक रिएक्शन स्लो है, ऑक्सीडेशन हो रहा है दोनों का, और इसके अंदर आपका रिएक्टेंट है NO और यहाँ पे है CO। तो किसके ऊपर डिपेंड हुई, रिएक्टेंट के ऊपर। तो इस पॉइंट से प्रूफ हो जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। ठीक है, एक रिएक्शन फास्ट है, ये रिएक्शन आपकी फास्ट है, ये रिएक्शन आपकी स्लो है क्योंकि डिफरेंट रिएक्टेंट है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सेकंड पॉइंट में है कि जो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है उसके ऊपर रेट डिपेंड करेगा या नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल इसको हम समझते हैं एक ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे मैं लेती हूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट R, और यहाँ पे है आपका टाइम टेकन। ये एक जर्नल की इक्वेशन है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में 100 होती है, आपने प्योर रिएक्टेंट लिया और प्रोडक्ट आपका बना नहीं है, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है, टाइम पास होता है रिएक्शन के थ्रू, तो मान लो पे यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन 25 बच गई है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट 75% बन चुका है। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की डिक्रीज हुई, तभी तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इसको मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकती हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन। इससे प्रूफ हो जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। तो क्या होगा, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तभी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। नेक्स्ट है थर्ड, विच इज टेम्परेचर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर के बारे में क्या होता है, जैसे आपकी कोई भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट होगा आपका, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्टेंट के, वो कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद होगी आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप उसको टेम्परेचर दे दोगे, हीट दे दोगे, तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो वो एक दूसरे से जो कोलाइड करने की प्रोसेस होती है वो फास्ट हो जाती है। जितनी कोलाइड करने की प्रोसेस फास्ट होगी, जितना कोलाइडिंग बिहेवियर फास्ट होगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन उतनी ही जल्दी होगी। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को रेट ऑफ ये आपका R रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना। ठीक है, अगर उसको मैं टेम्परेचर दे देती हूँ
तो उसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कोलाइड कर रहे थे, अब वो क्या करेंगे, हीट देने की वजह से उनकी जो कोलाइड करने की पावर काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगी। तो जिससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी, जल्दी हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर। अब जो टेम्परेचर के ऊपर क्या किस टाइप से करता है, लिखते हैं द राइज इन टेम्परेचर, द राइज इन टेम्परेचर वो क्या करता है, नॉट ओनली इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, नॉट ओनली इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इन मैनी केसेस, मैनी रिएक्शंस, इन मैनी रिएक्शन इट इनिशिएट द रिएक्शन, मतलब कुछ रिएक्शन ऐसी होती है अगर उसको आप टेम्परेचर दोगे तभी स्टार्ट होगी, ठीक है। एक कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या था कि आपकी कोई भी रिएक्शन, जैसे मोस्ट ऑफ द रिएक्शन एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओ, ठीक है। तो अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो किसी भी रिएक्शन का, मान लो किसी भी रिएक्शन का 25 डिग्री सेल्सियस है और वो रिएक्शन अपने रेट से फॉलो कर रही है, अगर उसका मैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ तो उसकी रिएक्शन रेट डबल हो जाती है, ठीक है, ओनली 10 डिग्री। तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट विच इज़ इक्वल टू के। अगर मैंने सिर्फ 10 डिग्री बढ़ाया, ठीक है, आपका पहले KT टेम्परेचर था, उसके अंदर मैंने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो आपकी जो रिएक्शन है वो डबल टू ट्रिपल हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन इतनी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटलिस्ट क्या होते हैं, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, जो रेट ऑफ रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज करते हैं उनको कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपकी कैसी रिएक्शन है, जिसमें आपको आप इंक्रीज करनी है स्पीड या डिक्रीज करनी है, ठीक है। अब कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन से होंगे, जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेंगे, एंड नेगेटिव कैटलिस्ट होंगे जो रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करेंगे। तो हम लिखेंगे ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच increase the speed of reaction, which increase the speed of reaction, ठीक है, speed of reaction। और इसके लिखेंगे without itself undergoes any change। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मान लो ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर कैटलिस्ट मैंने C डाल दिया, ठीक है, वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को तो इंक्रीज कर देगा, बट उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा कैटलिस्ट का, जैसे जो कैटलिस्ट डाला था वैसा ही आ जाएगा, ठीक है, उसको कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। और रेट ऑफ कैटलिस्ट की वजह से स्पीड उसकी इंक्रीज हो जाती है। इसको हम समझते हैं एक डायग्राम के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखी है एनर्जी, यहाँ पे लिखेंगे POR, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट में यहाँ पे आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी, ठीक है, तो रिएक्टेंट से आपका बना है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। इस एनर्जी को ले लेती हूँ मैं EP, प्रोडक्ट की, ठीक है। ये था आपका रिएक्टेंट, और ये यहाँ पे जो आपका कौन सी स्टेट थी, ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर मैंने कैटलिस्ट नहीं मिलाया है, तो इसको बोल लेंगे अनकैटलाइज्ड, ठीक है। तो इसको अनकैटलाइज्ड एनर्जी है UN, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड, ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, अगर मैं अब इसी रिएक्शन के अंदर मैं डाल देती हूँ रिएक्टेंट की क्वांटिटी, तो उसके अंदर क्या होगा, तो रिएक्शन ऐसे प्रोसीड होगी, ठीक है। ये है वो जहाँ पे मैंने कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो अब आप देखोगी तो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी है इस रिएक्शन की कैटलिस्ट डालने के बाद, ठीक है,
कैटलिस्ट डालने के बाद और जब आपने कैटलिस्ट नहीं डालना है तब, तो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी किसकी कम होगी, जिसके अंदर आपने कैटलिस्ट डाला है, बट स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो ये दिखाता है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। अब नेक्स्ट आता है पॉइंट 5th, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है किस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हो रही है उसके ऊपर तो डिपेंड करेगा ही। अब आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आयनिक रिंग फाउंड टू बी वेरी विद द इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब बात आती है इसके अंदर दो कंडीशन अराइज होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट ऑफ आयनिक रिएक्शन फाउंड टू वेरी विद द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। जिस सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट किसी भी रिएक्टेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करने में पावरफुल होगा। ठीक है, इसको हम एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू a माइनस बी बाई डी। ठीक है, जो आपका ए बी है जो कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट होंगे फॉर द गिवन पेयर ऑफ आयन, और आई डी होगा आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर इन दोनों के बीच में मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ के बाय 1/d, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आएगा। अब सेकंड कंडीशन है, ये बात आती थी सॉल्वेंट की डाइइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट के ऊपर। अब बात आती है पोलरिटी के ऊपर। ठीक है, अगर कोई सॉल्वेंट पोलर है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। अगर ये आपकी कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अगर आपका कोई भी सॉल्वेंट है पोलर, ठीक है, और आपका बनने वाला प्रोडक्ट भी पोलर है। ठीक है, फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज ऑल्सो पोलर। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, जो पोलर सॉल्वेंट है वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। मतलब जो पोलर सॉल्वेंट है वो एक्सेलरेट कर देगा प्रोसेस को। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक्सेलरेट द प्रोसेस, एक्सेलरेट द रिएक्शन। सेम अगर आपका सॉल्वेंट आपका है पोलर और बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो नॉन पोलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो सॉल्वेंट उस प्रोसेस को रिटार्ड करेगा, मतलब उसको रोकेगा। रिटार्डेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये इस टाइप से डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम 6 पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, अब क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं। आपके नेचर के अंदर बहुत सारी ऐसी भी रिएक्शंस होती है या केमिस्ट्री में ऐसी रिएक्शन होती हैं जो टोटली डिपेंड करती है प्रेजेंस ऑफ लाइट पे। वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्ट ही नहीं करती हैं, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती हैं जब उनको लाइट या रेडिएशन मिलता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सम रिएक्शन विच डू नॉट take place at a standard temperature pressure condition takes place in presence of a light. For example आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी हाइड्रोजन की क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होती है एंड फॉर्मेशन ऑफ किसका होगा 2HCl हाइड्रोक्लोराइड की, तो वो रिएक्शन होती है Hμ की प्रेजेंस में। ठीक है, ये Hμ का इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ लाइट। और ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होंगी उनको बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्यों फोटोकेमिकल बोलते हैं, क्योंकि इक्वल टू होता है Hμ और इसको केमिस्ट्री में बोलते हैं 1 Hμ को फोटोन, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इसको क्या बोलोगे, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, की एनर्जी का एक पैकेट है उसको बोलते हैं फोटोन। तो फोटोन, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेशर। जब आप आगे रिएक्शंस मतलब आगे जब इसी चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक करोगे वहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट
रेट कांस्टेंट एंड प्रेशर के बीच में, कांस्टेंट एंड प्रेशर के बीच में एक रिलेशन निकल के आता है। वो रिलेशन है डिफरेंशिएशन नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द रेट कांस्टेंट के बाय change in pressure at constant temperature which is equal to del V change in volume of reactant by RT गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो इस फॉर्मूले से पता चलता है कि जो रेट कांस्टेंट है ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीजिंग प्रेशर। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीजेस प्रेशर ऑफ रिएक्शन ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स है फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर। फर्स्ट जो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रेट ऑफ रिएक्शन जिसके अंदर कि जो आपका रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, तो जीरो ऑर्डर है। तो इसको लिखेंगे इफ़ द रेट ऑफ रिएक्शन is independent of the concentration of all the reactant, ठीक है, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है, उसको बोल देंगे हम जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ये टू टाइप्स की होंगी। फर्स्ट टाइप रेट ऑफ जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है टू टाइप्स होंगे। एक होगी फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, वो रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, और एक होता है हीट्रोजीनियस रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर आप एग्जांपल लेते हो वो रिएक्शन जो टेक प्लेस होंगी इन द प्रेजेंस ऑफ ए लाइट, फॉर एग्जांपल H2Cl2, जब इसको लाइट दी जाती है तभी फॉर्मेशन होती है 2HCl, ठीक है। हीट्रोजीनियस रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें रिएक्टेंट होगा, ठीक है, कैटलिस्ट होगा, सॉल्वेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, जो भी होंगे वो डिफरेंट फेज में होंगे, ठीक है, डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होंगे। वो कैसे पता लगता है? मान लो आपका रिएक्टेंट है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, 3-4 रिएक्टेंट है R2 एंड R1, दूसरा रिएक्टेंट है लिक्विड स्टेट में, एंड प्रोडक्ट बनता है गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और ये भी आपका कोई भी गैसियस स्टेट में, जब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट की स्टेट अलग हो, ठीक है, तो ऐसे को हम बोलेंगे हीट्रोजीनियस, मीन्स अलग अलग फेज में प्रेजेंट हो, हीट्रोजीनियस रिएक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आपका कोई भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट